हेलो बच्चों। तो हम लोग अपना अध्याय 2 कंटिन्यू करेंगे आज, जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हम अपने पिछले वीडियोस की अगर बात करें तो उसमें हमने देखा था कि एक पुष्प के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उसके जनन अंग होते हैं और कौन कौन से उसके सहायक अंग होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक परागकण की संरचना कैसे होती है, उसके कौन कौन से मुख्य भाग हैं। साथ में हमने लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया के बारे में भी अध्ययन किया था। आज अपने इस चैप्टर में हम लोग पहले देखेंगे परागण प्रक्रिया क्या है, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मादा युग्मक गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया क्या है, कि मादा युग्मक किस प्रकार से बन सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, वो है परागण। परागण को हम कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन। POLLINATION। ठीक है, परागण। इसकी परिभाषा आप लिखते चलेंगे, मैं आपको समझाती भी रहूंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है परागकण का पराग कोश से निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों। एक चीज और है, बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं हमेशा। एग्जाम में पूछा जाता है परागण क्या है और वो लिख देते हैं पराग कण के बारे में, या फिर पूछा जाता है पराग कण क्या है तो वो लिख देते हैं परागण के बारे में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये दोनों ही भिन्न चीजें हैं। ठीक है। परागण क्या हो गया? परागण होता है कि पराग कण का पराग कोश से निकलकर, आपको पता है कि एक पुष्प का एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। तो जो नर भाग होता है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, ठीक है, उस पुंकेसर के पराग कोश वाले भाग में परागकण बनते हैं। परागकण क्या है? नर युग्मक है। तो वहां पर जब वो बनते हैं तो अपनी जगह से वो निकलकर किसके पास पहुंच रहे हैं? जायांग के पास, जो कि एक मादा भाग है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि पुष्प के मादा भाग का नाम लिखिए, मादा युग्मक का नाम लिखिए, पुष्प के नर भाग का नाम लिखिए, नर युग्मक का नाम लिखिए। तो जब परागकण निकला परागकोश से तो किसके पास पहुंचा? जायांग के सबसे ऊपरी भाग के पास पहुंचा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इसी पूरी प्रक्रिया का नाम होता है परागण। अगर मैं आपको इस चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करूं तो वो सिंपली ये है कि एक पौधा तो हमारा ये, ठीक है, एक पौधा हमारा ये है, एक पौधा मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, ये पुष्प के चित्र आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहले वाली वीडियो में देख चुके हो, आपको पता है ये क्या है। ये बाह्य दलपुंज है, जो कि हरा भाग होता है। ये वाला बाह्य दलपुंज होता है। ये जो होता है रंगीन पार्ट होता है, रंगीन भाग होता है पुष्प का, जिसे हम दल कहते हैं। ये वाला होता है आपका पुमंग।
जिसे पुंकेसर कहते हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे पुंकेसर मिलके क्या बनाते हैं, पुमंग बनाते हैं। ठीक है, और ये वाला जितना भी भाग यहाँ पे बनाया हुआ है इसे हम कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं इसे हम, जायांग। तो आप ऐसे समझिए कि एक तो पुष्प ये है आपका पुष्प पहला और ये है पुष्प दूसरा। तो परागण प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि इस पुमंग के इस परागकोश वाले भाग में क्या चीज बन रहे हैं, नर युग्मक, जिसे हम कहते हैं परागकण, वो यहाँ पर बन गए। अब उनका अंतिम लक्ष्य क्या है कि उन्हें पहुंचना है किसके पास, उन्हें पहुंचना है जायांग के पास। ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है ये, या तो ये परागकण सिंपली उठकर अपने ही पुष्प के पास पहुंच जाते हैं, अपने ही पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। क्यों पहुंच गए, क्योंकि अंत में जाके उन्हें किससे मिलना है, मादा युग्मक से। तो इसी पूरी प्रक्रिया का, यानी कि पुंकेसर के परागकोश से उठकर परागकण कहाँ पहुंच गए, जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। इसी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं परागण। ये तो हो गई एक पौधे की बात। अब ये परागण दूसरे पौधे के पुष्प के साथ भी हो सकती है। तो उसमें क्या हुआ, इस पुमंग के परागकोश में परागकण बने और वो उठकर किसके पास पहुंच गए, वो दूसरे पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र के पास तक पहुंच गए। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर परागण प्रक्रिया हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि परागण तो वह प्रक्रिया है जिसमें पुंकेसर के परागकोश द्वारा बनाए गए नर युग्मक, जिन्हें हम परागकण भी कहते हैं, वो कहाँ तक पहुंच गए, वो जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं परागण। क्या नाम देते हैं, परागण। परागण। अब दूसरी चीज मैंने कही थी परागकण। ये चीज मैं आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ कि परागकण क्या है। परागकण और कुछ नहीं, ये नर युग्मक ही है। नर युग्मक को हम पुष्पों में परागकण नाम देते हैं। जैसे जीवों में हम कहते हैं, अगर हम मनुष्य की बात करें तो हम जीवों में नर युग्मक को नाम देते हैं शुक्राणु, ऐसे ही पुष्प में नर युग्मक को नाम देते हैं परागकण। तो आगे से आप कंफ्यूज मत होना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत बार पूछा जाता है कि परागण तथा परागकण में अंतर लिखिए। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे कि परागण कितने प्रकार से होते हैं। परागण जो होते हैं वो बच्चे, वो मुख्यतः दो रूप में बांटे जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है परागण के प्रकार। तो अगर हम बात करें कि परागण कितने प्रकार से होता है, तो ये दो प्रकार से हो सकता है। एक को हम कहते हैं स्वपरागण और दूसरे को हम नाम देते हैं पर परागण अथवा पर निषेचन। पर परागण अथवा पर निषेचन। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि परागण दो प्रकार में बांटे गए हैं। एक को कहते हैं स्वपरागण और दूसरा होता है आपका पर परागण अथवा पर निषेचन। स्वपरागण को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। पर परागण को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब स्वपरागण जो है बेटा, वो फिर से दो प्रकार में बट जाता है। तो कह सकते हैं स्वपरागण के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वयुग्मन, जिसे ऑटोगैमी भी कहते हैं। ऑटोगैमी। और दूसरा होता है सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण। ठीक है
बच्चों, तो इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको अपनी एनसीईआरटी किताब को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, हर एक पेज को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है, अगर आपका लक्ष्य है कि आपको बोर्ड क्लास में अच्छे नंबर लाने हैं। तो परागण के जो मुख्य प्रकार हैं वो हैं स्वपरागण और परपरागण। स्व का मतलब होता है अपने आप, स्वम, यानी कि परागण जो हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है, अपने में ही हो रहा है, कहीं उन्हें दूसरी जगह जाना नहीं पड़ रहा है। पर का मतलब होता है दूसरी, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, जो पौधा है वो बदल गया है, पौधा क्या है, बदल गया है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे स्वपरागण में बात हो रही है एक ही पौधा, ठीक है। तो आप यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हैं एक ही पौधा, इसमें एक ही पौधे में परागण होता है। और पर परागण में क्या होता है, भिन्न भिन्न पौधे, भिन्न भिन्न पौधे की बात होती है, ठीक है। भिन्न भिन्न पौधे की बात हो रही है पर परागण में। अब स्वपरागण जो है वो फिर से दो रूपों में बढ़ जाता है। कैसे, स्वयुग्मन, इसमें क्या होता है बेटा, स्वयुग्मन में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि दोनों में पौधे एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि स्वपरागण का ही भाग है, ये दोनों स्वपरागण के ही भाग है। तो स्वयुग्मन में क्या होता है, परागण एक ही फूल में हो रहा है, एक ही पौधे के एक फूल के मध्य। और सजात पुष्पी परागण में क्या हो रहा है, सजात पुष्पी परागण में होता है एक पौधे के दो पुष्पों के मध्य। चित्र के द्वारा इन्हें समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्वपरागण की, स्वपरागण को अगर हम चित्र के द्वारा समझें, सबसे पहले चित्र के द्वारा समझने से पहले आप इनकी परिभाषा लिख लीजिए। परागण की वह प्रक्रिया, परागण की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही पौधे में परागण, एक ही पौधे में, एक ही पौधे में पुंकेसर के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो स्वपरागण क्या है, परागण की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही पौधे में पुंकेसर के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपरागण। आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि स्वपरागण दो प्रकार से होता है। स्वपरागण जो है, स्वपरागण दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला मैंने आपको लिखवाया स्वयुग्मन, स्वयुग्मन जिसे हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। स्वयुग्मन में आपको ध्यान रखना है बेटा कि इसमें परागण एक ही पुष्प में हो रहा है, एक ही पुष्प में। कैसे, अगर आप चित्र के द्वारा समझें कि ऐसे समझिए कि एक फूल तो आपका ये है, ठीक है, एक मैदान है, आप समझिए कि एक ही मैदान है पूरा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फूल उगे हुए हैं, बहुत सारे फूल उगे हुए हैं, ठीक है, एक दो तीन, यहाँ पर फिलहाल मैंने आपको तीन फूल बना के दिखाए हैं। तो स्वयुग्मन में क्या होता है, एक ही फूल के अंदर पुंकेसर भी है और उसी फूल के अंदर आपका स्त्री केसर भी है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ के पुंकेसर द्वारा बनाए गए परागकण दूसरे पुष्प के या दूसरे पौधे के पास पहुंचेंगे, नहीं, इसी पौधे के उसी पुष्प के पास अपना वो परागण प्रक्रिया करेंगे, तो इसे कहते हैं स्वयुग्मन।
अब जो दूसरा है जिसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं, सजात पुष्पी परागण में क्या हुआ, एक ही पौधे, इसमें एक फूल यहाँ है, दूसरा फूल यहाँ है, तीसरा फूल यहाँ है, इस तरीके से ये एक पौधा है, पौधा एक ही है क्योंकि स्वपरागण में पौधा एक ही रहता है। ठीक है, तो अब जो सजात पुष्पी परागण होता है, सजात पुष्पी परागण जो होता है उसमें पौधा तो वही है लेकिन एक ही फूल में ना होकर दूसरे फूल के मध्य, यानी कि दो फूल यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे कि इसके पुंकेसर के द्वारा जो बनाए गए हैं परागकण वो दूसरे पौधे उसी पौधे के दूसरे पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। आई बात समझ में कि पौधा तो एक है लेकिन फूल बदल गए हैं, जबकि स्वयुग्मन में क्या था, स्वयुग्मन में रहता था एक ही पौधा और एक ही पुष्प की बात रहती थी उसमें। अब अगर मैं आपको बताऊं पर परागण में क्या होता है, पर परागण में बच्चों भिन्न भिन्न पौधों के मध्य होता है। अगर इसकी परागण की आप पर परागण की परिभाषा लिखे तो वो होगी परागण की वह प्रक्रिया, परागण की वह प्रक्रिया जिसमें, परागण की वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के पुंकेसर में बने परागकण दूसरे पौधे के स्त्री केसर दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह विभिन्न माध्यमों द्वारा संपन्न होता है। जैसे मधुमक्खी, कीट, मनुष्य आदि। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं, पर परागण में क्या होता है, पर परागण में आपको ध्यान रखना है कि इसमें भिन्न भिन्न पौधों के मध्य परागण होता है, यानी कि अलग अलग पौधे। ठीक है, जबकि स्वपरागण में क्या रहता था कि पौधा एक रहता था। ठीक है, तो परागण की वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के पुंकेसर में बने परागकण दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यह विभिन्न माध्यमों द्वारा हो सकता है। जैसे मधुमक्खी हो गए, कीट हो गए, मनुष्य हो गए, तो इन सभी माध्यमों के द्वारा, साथ में आप जल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वायु और जल, ये भी आप नोट कर लीजिए। वायु, जल, मधुमक्खी, कीट, मनुष्य, ये सभी के सभी अभिकर्मक हैं, ये सभी के सभी वो माध्यम हैं जो कि परागण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जैसे क्या हुआ, परागकोश जब परिपक्व हो गया वो फट गया, और जब वो फट गया तो उसमें से क्या बाहर निकले, उसमें से परागकण बाहर निकले, और वो परागकण जब बाहर निकले तो किसके द्वारा ले जाए गए, स्त्री केसर के पास, या तो वायु के द्वारा या जल के द्वारा, या कभी कभी क्या होता है मधुमक्खी के शरीर से चिपक कर भी परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के पास पहुंच जाते हैं।
इसी तरीके से कीट पतंगे हो गए, मनुष्य हो गए, मनुष्य के हाथ पैर में चिपक गए परागकण, और वो जब हम दूसरे पौधे के पास पहुंचे तो वो वहां पर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। तो ये सारी चीजें हैं आपकी परागण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इन सभी को आपको ध्यान से समझना है। मैं एक बार आपको और क्लियर कर दूं, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है। मैं फिर से आपको समझाना चाह रही हूँ ये बात, चित्र के द्वारा एक बार और क्लियर कर दूं आपको। आप ऐसे समझिए कि आपका ये एक पौधा है, ठीक है। ये मैदान है पूरा, ये एक पौधा है, ये आपका फर्स्ट पौधा, पहला पौधा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना दिया दूसरा पौधा। दूसरे पौधे में भी ऐसे हैं, ये पत्तियां हो गई, ये फूल है, पहला फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, ठीक है। दूसरे पौधे में मैंने ऐसे ही बना दिया इस तरीके से, एक फूल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और फिर कुछ इसमें मैंने यहाँ पर पत्तियां बना दी। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करते हैं स्वपरागण की, तो स्वपरागण में सिर्फ एक ही पौधे की मध्य पूरी प्रक्रिया होती है। तो स्वपरागण को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं स्वयुग्मन। हमने पढ़ा था ना स्वयुग्मन। स्वयुग्मन में क्या हुआ था, आपको जस्ट छोटे छोटे कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। आपको याद हो, मैं क्लास में भी आपको कहती हूँ कि हर क्वेश्चन के आंसर के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक पुष्प, ठीक है। सभी पुष्पों के पास पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है, दोनों चीजें हैं। स्वयुग्मन में क्या हुआ, एक ही पुष्प, एक ही फूल के पुंकेसर परागकण बना रही है और वो दोबारा से अपने ही वर्तिकाग्र के पास पहुंच गई, यानी कि पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक ही फूल में हो रही है, ठीक है, यानी एक ही पुष्प में हो रही है। तो इसे कहते हैं स्वयुग्मन। क्या कहते हैं इसे, स्वयुग्मन। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि सजात पुष्पी परागण क्या होता है। सजात पुष्पी परागण में भी एक ही पौधे में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब इस पुष्प के पुंकेसर ने जो परागकण बनाए हैं वो किसके पास आ गए हैं, वो अब दूसरे पुष्प के पास पहुंच गए हैं। पौधा वही रहा, एक पहला पौधे में ही सारी चीजें हो रही हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक पुष्प के पुंकेसर ने बनाए परागकण और वो दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के पास पहुंच गए, लेकिन पौधा एक ही है। जबकि पर परागण या पर निषेचन में क्या होता है, पर परागण में क्या हुआ, जहां पर शब्द आया इसका मतलब दूसरा, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर इस पौधे का भी इस्तेमाल होगा। कैसे, इस पौधे के एक पुष्प के पुंकेसर ने बनाए परागकण और वो अब दूसरे पौधे के किसी भी पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र के पास पहुंच गए। तो पर परागण में भिन्न भिन्न पौधों के मध्य प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ही आपको सारी चीज ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि स्वयुग्मन क्या होता है, सजात पुष्पी परागण क्या है और पर परागण क्या है। एक चीज और आती है इस परागण टॉपिक में, वो है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। या तो इसे कृत्रिम परागण कहते हैं अथवा इसे कृत्रिम संकरीकरण भी कहते हैं। कृत्रिम संकरीकरण, कृत्रिम संकरीकरण, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कृत्रिम संकरीकरण। तो इसमें आप नोट करते चलेंगे इस टॉपिक के अंदर। दो भिन्न भिन्न पौधों के मध्य
निषेचन करवाते हैं। आपको निषेचन शब्द समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा, हम अपने पहले वीडियो में समझ चुके हैं। निषेचन का मतलब होता है मादा युग्मक और नर युग्मक का मिलना। तो निषेचन का पर्यायवाची आप संलयन भी कह सकते हैं। यह कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण जो है ये 2 स्टेप्स में पूरा होता है। इसके अंतर्गत दो विधियां जिन्हें हम स्टेप्स कहते हैं, 2 विधियां आती हैं। ठीक है, तो उन विधियों का नाम क्या है? उन विधियों का नाम है विपुंसन, विपुंसन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमैस्कुलेशन, विपुंसन, या फिर जिसे हम कहते हैं थैलीकरण, विपुंसन या फिर थैलीकरण। थैलीकरण को हम कहते हैं बैगिंग। आप ये नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, विपुंसन या फिर थैलीकरण। ठीक है, तो ये जो कृत्रिम परागण होता है, कृत्रिम शब्द आ गया, यानी कि यहाँ पर ये जो परागण है ये मनुष्य के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, तो 2 भिन्न भिन्न पौधों का चयन कर लेता है मनुष्य, और वो चाहता है कि उन्हीं के नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले। तो इसके लिए वो 2 विधियों को अपनाता है। पहला होता है विपुंसन जिसे कहते हैं मैस्कुलेशन, और दूसरा होता है थैलीकरण। आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले विपुंसन के बारे में लिखेंगे। विपुंसन की परिभाषा लिख लीजिए। पुष्प के पुंकेसर को कैंची से काटकर अलग कर देते हैं, या समय से पहले मतलब परिपक्वता से पहले, मैच्योर होने से पहले, परिपक्वता से पहले पराग कोश को काटकर अलग कर देते हैं। इसे कहते हैं विपुंसन। वी का मतलब होता है अलग, तो जिस भी शब्द के आगे वी लग जाए तो आप समझिए वहां पर मतलब हो रही है अलगाव की, अलग करना। पुंसन यानी कि पुंकेसर की बात हो रही है, नर भाग की बात हो रही है। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, पुष्प का जो नर भाग है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, ठीक है, और पुंकेसर जब बहुत सारे समूह में हो, यानी कि समूह को हम नाम देते हैं, पुंकेसर के समूह को हम नाम देते हैं पुमा। तो पुष्प के पुंकेसर को हम कैंची से काटकर अलग कर देते हैं, या उसकी परिपक्वता से पहले, समय से पहले पराग कोश को काटकर अलग कर देते हैं। अब बात आती है कि ये कैसे होता है। अगर इसे हम चित्र के माध्यम से समझे तो आप यहाँ पर देखेंगे, एक पुष्प को हम फिर से बनाते हैं यहाँ पर। ये बाह्य दलपुंज है, ये दल है, ठीक है, ये आपका जायांग है, ये आपका नर भाग है जिसे क्या नाम देते हैं, पुंकेसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, इतने पराग कोश के हिस्से को कैंची से काटकर अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, इसमें परागकण बने और वो क्या पता अपने ही वर्तिकाग्र पर बैठ जाए, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इतने हिस्से को काट दिया, यानी कि हमने पराग कोश को कैंची से काट दिया। तो एक पौधा तो हमारा ये हो गया, एक पौधे का
पुष्प तो हमारा ये तैयार हो गया। इसमें हमने क्या किया, कैंची से काटकर पुंकेसर के जो परागकोश वाला पोर्शन है उसे हमने कैंची से काटकर अलग कर दिया। ठीक है, तो ये इस एक पौधे के पुष्प में हमने ये काम कर दिया। इसे हम नाम देते हैं विपुंसन। अब देखते हैं थलीकरण में क्या होता है। थलीकरण को हम कहते हैं बैगिंग। तो इसमें लिखेंगे पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र, पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र को थैली से कुछ समय के लिए ढक देते हैं, जिससे कोई बाहरी परागकण इस पर ना पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या किया हमने, पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र को थैली से कुछ समय के लिए ढक दिया, जिससे कोई बाहरी परागकण उस पर ना पहुंच पाए। तो चित्र के द्वारा दोनों स्टेप्स को समझते हैं। तो कृत्रिम परागण करने से पहले बच्चों बेटा क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस पुष्प का एक पुष्प ये हो गया और किसी दूसरे पौधे का पुष्प ले लिया वो ये हो गया, कि इन्हीं के मध्य, सिर्फ इन्हीं के मध्य मुझे परागण प्रक्रिया करवानी है। ठीक है, मान लो ये वाला जो पुष्प है ये है लाल रंग का, और ये वाला जो दूसरा पुष्प है ये है आपका सफेद रंग का। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं, सिर्फ इन्हीं के मध्य निषेचन, इसका नर युग्मक और इसके मादा युग्मक ही आपस में मिले। तो हमने विपुंसन प्रक्रिया में क्या किया, हमने विपुंसन प्रक्रिया में लाल पुष्प के जो पुंकेसर वाला भाग था, तो पहला पुष्प हमारा लाल है, दूसरा पुष्प हमारा सफेद है, इन्हीं के मध्य हमें क्या करवाना है, निषेचन प्रक्रिया करवानी है। तो हमने क्या किया, पहले पुष्प में, लाल रंग के पुष्प में विपुंसन प्रक्रिया की। तो विपुंसन में क्या था, हमने इतने परागकोश वाले हिस्से को कैंची से काट के अलग कर दिया। तो इतने हिस्से को मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इतना हिस्सा हमने काट कर अलग कर दिया। क्यों किया हमने, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ताकि ऐसा ना हो कि इसके परागकण इसी पुष्प के, लाल पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, जबकि हमारा उद्देश्य क्या है, हम ये चाहते हैं कि इसका जो परागकण है वो किसके पास पहुंच जाए, इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचे। हम इसके परागकण का निषेचन इसके साथ करवाना नहीं चाहते। हम लाल पुष्प का तो मादा भाग लेना चाहते हैं, यानी कि मादा युग्मक लेना चाहते हैं, और सफेद पुष्प का हम क्या लेना चाहते हैं, नर युग्मक। अब आपको ध्यान रखना है, जो दूसरी हमारी थैलीकरण प्रक्रिया थी, थैलीकरण प्रक्रिया में हमने क्या किया, थैलीकरण प्रक्रिया हम दूसरे सफेद पुष्प के साथ करेंगे। हमने इसको थैली से ढक दिया, हमने क्या किया, सफेद पुष्प को थैली से कुछ समय के लिए ढक दिया। इसके पश्चात क्या होगा, कुछ समय बाद जब हम चाहते हैं कि इनके बीच में निषेचन प्रक्रिया हो, हम धीरे धीरे इस थैली को हटा देंगे, और फिर क्या होगा, इसका जो नर भाग है इसे हमने परागकण लिए और किस पर ले जाकर छोड़ दिए, लाल पुष्प के जायांग तक ले जाकर छोड़ दिए। ठीक है,
तो सफेद पुष्प का हमने नर युग्मक लिया परागकण, उसको हमने लाल पुष्प के मादा युग्मक के पास ले जाकर छोड़ दिया, वर्तिकाग्र तक छोड़ दी, यानी कि वो फाइनली किससे मिलेगा, मादा युग्मक से जाकर मिल जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी बात, उम्मीद करती हूँ। बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है बेटा। मेरी वीडियो को बार बार देखा करो, पॉज करके देखा करो, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप लोग पूछा करो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।